मीठा आम कभी कच्चा नहीं होता और ये बाबू सोना वाला प्यार कभी सच्चा नहीं होता। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, एनआई स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके बीच डिस्कस करना हूँ डिटरमिनेंट चैप्टर है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने कवर कर दिया हूँ मैट्रिक्स। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं। आज हम डिटरमिनेंट देखते हैं, डिटरमिनेंट को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। हमारा चैप्टर है डिटरमिनेंट। हमारा चैप्टर है डिटरमिनेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बिहार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए बिना किसी देरी के आज हम इस लेक्चर को भी कवर कर लेते हैं। पहले देखिए डिटरमिनेंट का साइन कुछ किस प्रकार से होता है, रिप्रेजेंट। तो डिटरमिनेंट को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि डिटरमिनेंट हमको जरूरत क्यों पड़ा है, पहले ये जानकारी लीजिए। तो डिटरमिनेंट का जरूरी हमको इसलिए पड़ा था, जब कोई मैट्रिक्स का हम इससे पहले सॉल्व करते थे तो मैट्रिक्स का जो बॉक्स था वो कुछ इस प्रकार था। ये बराबर कुछ मैट्रिक्स इस प्रकार से लिखा रहता था इसके अंदर में, और इसके अंदर में जो भी एलिमेंट रहता था वो सेपरेट रहता था। जैसे इसको हम मिक्स नहीं कर पाते थे कि उसको इन सारे नंबर को कभी मल्टीपल करके एक साथ नहीं लिख पाते थे। तो उन्हीं नंबर को मल्टीपल करके ऐड करके एक नंबर बनाना है एक, तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ा था डिटरमिनेंट का। तो आप ये भी बात जान लीजिए, यदि किसी डिटरमिनेंट के पहले या पहले नहीं बाद में यदि किसी डिटरमिनेंट का यूज मैट्रिक्स में करते हैं, तो मैट्रिक्स के बाद यदि हम डिटरमिनेंट का साइन ले लेते हैं तो इस मैट्रिक्स के साइन को गायब कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप गांव भर में देखिएगा कि यदि आपका कहीं पर ज़रूरत है और आपके बदले में कोई व्यक्ति और वहाँ पर चला जाता है, तो क्या वो काम होता है या नहीं होता है? होता है। बट जिस आदमी को वहाँ पर पहुँचना था, क्या वो आदमी अब वहाँ पर है? नहीं है, क्योंकि आप वो काम को कर सकते हैं। तो वही बात इसका होता है डिटरमिनेंट का। यदि वो मैट्रिक्स के साइन की तरफ आ जाता है, इसके दोनों तरफ आने के बाद मैट्रिक्स का साइन क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स पहले डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। तो आपको मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन जानते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। A11, A12, A13, A21, A22, A23 और फिर A31, A32 और A33। तो हमारा जो 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट था वो कुछ इस प्रकार का था कि ये था 3x3 ऑर्डर का। तो इसी मैट्रिक्स के साइन को हटा करके हमको किसका साइन लाना है? डिटरमिनेंट का। तो यानी कि हमको डिटरमिनेंट का जरूरत क्यों पड़ा कि मैट्रिक्स के साइन को हटाने के लिए ही डिटरमिनेंट का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ A इक्वल्स टू, तो मैट्रिक्स का साइन हट जाएगा तो किसका साइन आएगा? डिटरमिनेंट का। अब उस सारे एलिमेंट को पहले सेपरेट करके जैसे वैसे लिख दीजिए। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33। तो ये हो गया हमारा 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। अब देखिए आप सिंपल डिटरमिनेंट में सॉल्व कैसे करते हैं। तो उसमें कुछ ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन मतलब इसको सॉल्व करने का कोई ना कोई तरीका है। वो तरीका कैसे होता है कि आप चाहे रो को किसी एक रो को पकड़ करके या किसी एक कॉलम को पकड़ करके इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैट्रिक्स में हमको रो और कॉलम पढ़े थे, उसी प्रकार से इसमें भी रो और कॉलम होता है। तो जो ऐसे रहता है उसे कहा जाता है रो। तो ये R1 हो गया, इसको मान लीजिए R2, और ये वाला जो है ये हो गया R3। उसी प्रकार से इसको मान सकते हैं C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। इसको बोला जाता है रो और इसको बोला जाता है कॉलम। ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। तो मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए किसका जरूरत पड़ सकता है? चाहे आप रो के अनुसार चल सकते हैं, चाहे कॉलम को सकते हैं। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किस प्रकार से कर सकते हैं? दो प्रकार से, या तो रो से कर सकते हैं या तो कॉलम से कर सकते हैं। ये तो सिंपल फंडा है। तो ये जब 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आता है, इसको सॉल्व करने में थोड़ा कठिनाई होता है। इससे आसान होता है 2x2 ऑर्डर का। 2x2 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट कुछ इस प्रकार से होगा। मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट होगा A11, A12 और A21 और A22। और एक बात इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स यूज होता है। किसका यूज होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का अर्थ होता है, आपको मैट्रिक्स में बताए थे, जितना उसमें रो होता है उतना ही कॉलम होता है। जिस प्रकार से हम
इससे पहले एडिशन देखे थे मैट्रिक्स में या सब्ट्रैक्शन देखे थे, उसमें आपको हम बताए थे कि उसका ऑर्डर जो है ना सेम होना चाहिए, जितना m होता है और n होता है उतना ही, यानी कि m और n हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होगा, तभी हम डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट पहले आपको इसको सॉल्व कर देते, उसके बाद इस पे आएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे m और n क्यों जरूरी था बराबर होना। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका होता है, पहले आप नॉन डायगोनल को देखिए, क्या देखिए, एक नॉन डायगोनल एक एंटी, या तो नॉन डायगोनल बोलिए या एंटी डायगोनल, एक होता है डायगोनल। तो आपको ऐसे जो दिख रहा है वो होता है डायगोनल, जो इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से जो ये लाइन है इसको बोला जाता है डायगोनल, ये हो गया आपका डायगोनल। और इसके अपोजिट में जो ये लाइन है जहां पर आपको A21 और A12 दिख रहा है, ये आपका हो गया एंटी डायगोनल या नॉन डायगोनल बोल सकते हैं। तो जब डायगोनल से नॉन डायगोनल को घटाते हैं, इनमें से जब इसको घटाएंगे तो हमको जो वैल्यू प्राप्त होगा वही हमको क्या मिलेगा, ए का डिटरमिनेंट मिलेगा। तो इसका सिंपल फंडा क्या हो गया, आपको क्या ए बराबर लिख सकते हैं इन दोनों का मल्टीपल, यानी कि A11 इंटू A21, और इससे सब्ट्रैक्ट कौन होगा, नॉन डायगोनल, तो वो कौन सा होगा, A12 और A21। तो ये तो सिंपल हो गया, इसको आप सॉल्व आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर तुमको नहीं पता चला कि सर इस m और n का कोई जरूरत था, क्यों, क्या जरूरी था, m और n को क्या जरूरी है होना, m और n बराबर होगा, इसका क्या जरूरी है, इसका जरूरी ये है कि पेयर बनाना, पेयर मतलब जोड़ा। जैसे आपको बताइए जोड़ा कैसे लगता है, आप लोग गाँव भर में देखे होंगे कि जोड़ा किसको कहते हैं, पति पत्नी को नहीं कहते हैं। जैसे पति पत्नी यदि हो जाता है, यदि कोई पति पत्नी किसी का, मान लीजिए किसी का शादी हो गया, तो शादी होगा तो उसको क्या होगा, वो जोड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो होगा और उसके साथ एक पत्नी होगा, तो वहाँ पर जोड़ा। तो हम गवर्नमेंट में अक्सर जोड़ा कितने के देखते हैं, 2 का। बट यदि हम इसी को डिटरमिनेंट पे यूज करते हैं, तो यहाँ पर जब 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो जाता है, तो यहाँ पर हमको 3 आदमी का जोड़ा लगाना पड़ता है। तो आप हमको बताइए कि जब किसी का शादी होता है, क्या उसके घर के बगल वाले के साथ शादी हो जाता है, नहीं होता है। किसके साथ शादी होता है, शादी होता है दूर के रिलेशन के साथ, यानी कहीं दूर जाकर उसका क्या होता है, शादी होता है। तो हमको भी यहाँ पर डिटरमिनेंट का काम क्या है, इसको शादी कराते हैं, एक प्रकार से क्या कराते हैं, शादी कराते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक आदमी का शादी 2 बार हो जाता है, ऐसा नहीं होता नहीं है, बट ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर एक आदमी कितने आदमी के साथ, 2 आदमी के साथ शादी हो जाता है। तो आपको कैसे, तो पड़ोसी का मतलब होता है कि आपके घर के जस्ट बगल वाला, ऐसा है कि आपके सामने वाला वो पड़ोसी नहीं होता है। पड़ोसी किसको बोलते हैं, पड़ोसी हम बोलते हैं अपने घर के जो बगल में रहता है। तो हमारा जो हमारा नहीं मतलब किसी का भी शादी होता है, वो कहाँ होता है, वो दूर के रिलेशन के साथ होता है। वही बात हम करेंगे आज, डिटरमिनेंट का शादी ही करा देंगे। तो वो शादी कैसे करवाते हैं, आप एक बार देखिए, सिंपल कि जब मान लीजिए कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं और m और n को बराबर क्यों होना था उसको बताते हैं। अब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए, एक तरीका आपको सिंपल बताते हैं, और जो हम यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे उसको एक प्रकार से पहले आपको बताते हैं, वो उसको हिंदी में बोला जाता है सारस रूल। हिंदी में क्या बोला जाता है, सारस। सारस ऐसे ससुर मत पढ़ लीजिए, ये सारस है, सास और ससुर एक साथ मिल गया। सारस, सारस का अर्थ होता है कि इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो उसका सिंपल फंडा है, जब आपको बिहार बोर्ड में कुछ क्वेश्चन आएगा डिटरमिनेंट पे, तो उसको जो सॉल्व कीजिएगा तो वो उसको आसानी से आपको सारस रूल लगा करके आप उस डिटरमिनेंट को आसानी से सॉल्व कर लीजिए। इसको ऑब्जेक्टिव टाइप से आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को। तो आइए बिना किसी बात की, चलिए देख रहे हैं आपको ये 3 घर A11, A12 और A31, ये इसका बगल वाला ये होगा, इसके बगल में ये हो गया पड़ोसी, ये दोनों हो सकता है, ना कि ये होगा पड़ोसी। समझ में आ रहा है। तो शादी इसका करा रहे हैं, तो पहला मान लीजिए दूल्हा ये हो गया, फिर हो गया एक शादी यहाँ पर क्या, और फिर यदि उसका मन हो गया शादी करने का, तो अगले क्या करेगा कि उसके पड़ोसी से या उसके साली से शादी तो नहीं कर लेगा, अपनी साली से शादी तो नहीं करता है, मतलब दूर के आदमी के साथ, तो फिर उसका रिलेशन कहीं दूर होता है। तो पहला बात में हम क्या लिखेंगे, और डायगोनल को तो याद रखिए पहले डायगोनल वाला लिखा जाएगा हमेशा। तो ये आपका डायगोनल में आ रहा है, तो क्या रहा है A11 प्लस मल्टीपल कर रहे हैं ना, A11 गुना A22, फिर गुना होगा A33, यह हो गया, इसको लिख लिए। अब देखिए इसके बाद अभी डायगोनल पे ही चल रहे हैं, इसके बाद साइन यूज करेंगे प्लस का, चिन्ह किसका यूज करेंगे, प्लस का। अब देखिए ये हो गया, इसमें कितने आदमी का जोड़ा लगाने बोले थे आपको हम, 3 आदमी का। अब देखिए यहाँ पर ये वाला लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला जो लाइन दिखा आपको, क्या ये पड़ोसी इसका पड़ोसी कौन है, ये हो गया। तो क्या इसके साथ शादी होगा, नहीं होगा।
अब देखिए, तो सर हम ऐसे तो नहीं कर सकते, यदि इसके साथ नहीं हो तो इसके साथ, तो भाई जब इसके साथ करोगे तो इसके सामने में कोई और आ रहा है ना, तो क्या उसके साथ हो जाएगा, क्योंकि इसमें जोड़ा कितने आदमी का लगाना है, 3 आदमी का। तो देखिए अब यहाँ पर फालतू कौन पड़ा हुआ है, तो ये तो हो गया आपका, तो इसका मतलब रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिखिएगा फिर, A12 इंटू A23, और इसका रिलेशन किसके साथ हो गया, गुना करके A31, सिंपल हो गया। अब देखिए ये और ये आ गया, अब कौन बच गया, एक ये बचा हुआ है और एक ये बचा हुआ है, यानी कि आपको बच गया क्या, A13, और फिर क्या बच गया इंटू में A21, फिर बच गया A मल्टीपल करके A32, हो गया ये। अब आप इसमें डायगोनल लिख चुके हैं, आप किस वाला पार्ट को लिख दिए हैं, डायगोनल वाले पार्ट को लिख चुके हैं। अब बच गया इसमें एंटी डायगोनल, कौन सा बच जाता है, एंटी डायगोनल। एंटी डायगोनल में ये पार्ट आता है, कौन सा पार्ट आता है, ये पार्ट आ जाता है। डायगोनल आपका ऐसे हुआ, एंटी डायगोनल कैसे हो जाएगा, ऐसे, तो वो वाला पार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आप इसमें देखिए ये और ये तीनों आएगा, तो फिर क्या आ जाएगा, A31 गुना A22, फिर गुना में A13, फिर ये पार्ट हो गया, प्लस करेंगे। अब ये वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद दूसरा, तो अब देखिए एक ये लेंगे, क्या इसके पड़ोसी में ये आ रहा है, तो क्या इसको हम लेंगे, नहीं लेंगे, इसका साथ इधर वाले के साथ कराएंगे। तो A23 और A31 के साथ मल्टीपल कौन आएगा, A11, तो लिखेंगे A23 गुना A32, और फिर बच गया एक गुना में A11। तो ये और ये क्लियर हो गया। तो अब कौन बच गया, एक ये बच गया और दूसरा में ये बच गया। तो कौन कौन बच गया, प्लस में A12 और फिर गुना में A21, और लास्ट वाला बच गया A33। तो ये रूल होता है सारस का। सारस से तो यहाँ पर तो हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं ना, बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना ही नहीं, सिंपल फंडा आपको ही बता ही दिए हम। तो ये हो गया इसका कुछ फॉर्मूला, बट इस फॉर्मूला का आपको याद नहीं रखना है, तरीका आपको पता चल गया किस प्रकार से सारस रूल से हम डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। ये सिंपल हो गया। अब एक पहले इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद और उसका इस पर एग्जांपल लेंगे। तो इस पर एक एग्जांपल सिंपल कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 3, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5 मान लीजिए। तो देखिए, तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि कैसे बताए थे, पहले डायगोनल को मल्टीपल करना है। तो डायगोनल आपको ये दोनों दिख रहा है, तो 4 और 5 गुना होगा, कितना हो जाएगा 20। फिर उसके बाद एंटी डायगोनल आने से पहले माइनस का साइन, और ऐसे 3 गुना 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 20 से 6 कितना बचा 14, यानी कि आपका यहाँ पर ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया, ये बराबर था, तो ए का डिटरमिनेंट आपको कितना आ गया 14 आ गया। तो सिंपल इस पे हो गया। बट इसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अब इससे यदि क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सॉल्व करने में परेशानी होगा, बट आसानी हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन जब हम करेंगे रो या कॉलम से तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो हम वो तो बताएंगे, बट पहले आप ये देख लीजिए एक झलक। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 होगा, 2 1 0 1 2 1 1 1 मान लीजिए। अब करना क्या है, पहले बात बोले तो आपको डायगोनल गुना करना है। डायगोनल में ये 3 1 और 1 आ रहा है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो 3 गुना 1 कितना होगा 3, फिर 3 गुना 1 कितना होगा 3, तो सिंपल हो गया 3। फिर आता है जोड़ का चिन्ह, फिर इसको और इसके साथ, तो 2 गुना 2 कितना होता है 4, फिर 1 के साथ गुना होगा तो कितना हो गया 4, प्लस फिर अब ये और ये बच गया, तो 0 गुना 1 कितना होगा 0, फिर 1 के साथ गुना होगा तो 0, ठीक, इतना हो गया। फिर माइनस करेंगे। अब एंटी डायगोनल पे चलते हैं ऐसे, तो पहले क्या है 1 गुना 1 कितना होता है 1, फिर आइए इसके साथ ये और ये बच गया, तो 1 गुना 2 कितना हो गया 2, गुना में 3 कितना हो गया, प्लस में 6 करेंगे। फिर इसको और इसको गुना करेंगे, तो 0 गुना 2 कितना हो गया 0, फिर 1 के साथ गुना होगा तो फिर क्या हो गया वो 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल में कितना आ गया 4 के साथ 0 को जोड़ेंगे कितना होगा 7, माइनस में कितना हो गया 6 1 7। तो सॉल्व कर दीजिए, इसको कितना आ गया यहाँ से 0 आ गया, 7 में 7 जाएगा क्या बचेगा 0। अब देखिए डिटरमिनेंट का कुछ रूल भी होता है, यहाँ पर तो वो रूल यूज किए नहीं है, बट यहाँ पर आगे इसलिए हम बताते हैं। डिटरमिनेंट कुछ रूल होता है, डिटरमिनेंट का इस प्रकार से कुछ रूल होता है। यदि किसी डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम का वैल्यू इक्वल हो जाए, यानी कि बराबर हो गया,
दो रो या दो डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम का वैल्यू क्या हो, बराबर हो जाए, तो हम वहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो जीरो आता है। क्या आता है? जीरो आता है। तो ये तो सिंपल हो गया, उसको बाद में लगाते हैं, पहले आपको यहाँ पर बताते हैं रो और कॉलम ऑपरेशन। देख लीजिए पहले रो और कॉलम ऑपरेशन कैसे करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए क्या बोले थे हम, रो और कॉलम ऑपरेशन देखेंगे। तो देख लीजिए पहले, तो कोई मैट्रिक्स तो बनाना पड़ेगा। मैट्रिक्स के साइन जैसा A11 A12 A13 A22 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो गया मैट्रिक्स। और इसी के पहले अगर डिटरमिनेंट का साइन लगा देंगे तो वो क्या आ जाता है, डिटरमिनेंट आ जाता है। ये साइन हट जाएगा और डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। तब देखिए, तो ये साइन क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, ये साइन क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा। लिखते हैं एक प्रकार से हम मैट्रिक्स ही, बट यदि उसके सामने ये बॉक्स लगा देते, ये वाला चिन्ह लगा देते, तो वो डिटरमिनेंट का बन जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन देखने से पहले आपको एक चीज़ झलक देते, ये तो C1 होता है, बट रो के अनुसार यदि इधर से चलते हैं तो वो ये जो एलिमेंट है वो रो में भी आता है और कॉलम में भी आता है। तो हम अगर इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो आप पहले इसको क्या लीजिए, R1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, R1। तो क्या चल रहे हैं, एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू R1। R1 के अनुसार हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो पहले R1 को पकड़िए, R1 में क्या दिख रहा है, पहला एलिमेंट A11, तो पहला लिख लीजिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यदि इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो उसके लिए एक चिन्ह आता है, किसका चिन्ह करते हैं, माइनस का। कब माइनस का, तो सिंपल पहले आप ये -1 सोच लीजिए, ये -1 रहेगा। यदि यहाँ पर जो चिन्ह, जैसे यहाँ पर लिखे थे हम IJ लिखे थे, तो यहाँ पर तो 1 और 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 3 3 आ सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब इन दोनों को जोड़ करके सम आ जाए तो वो चिन्ह वहाँ पर किसका लिखा जाएगा, प्लस का। यदि इन दोनों को जोड़ करके विषम आ जाएगा तो वहाँ पर चिन्ह किसका लिखेगा, माइनस का। तो यहाँ पर पहले हम सिंपल वो चीज़ बता दिए। तो पहले इसको लिखेंगे A11 लिख दिए। अब यहाँ पर फिर डिटरमिनेंट का चिन्ह लेंगे। अब देखिए A11 को जब लिखे थे तो आप एक चीज़ देख लीजिए, यदि हम इस मत को इस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं, हम बोल रहे हैं कि ये मेरा R1 है, तो यदि ये R1 हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसके बीच में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सब किस में आ जाएंगे, R1 में आएंगे। और मान लीजिए मैं खड़ा हूँ तो ये मेरे परपेंडिकुलर है, तो ये और ये दोनों R1 के अलॉन्ग क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो गया। मतलब ये भी R1 में आ गया, ये भी क्या हो गया, R1 के साथ ही आ जाता है, क्योंकि इसका ये पड़ोसी आ जाता है ना, ये वाला इसका पड़ोसी हो गया और इसका ये सारा पड़ोसी। तो R1 का पड़ोसी जितने भी है वो अगले जो डिटरमिनेंट लिखेंगे उसमें नहीं आएगा, उसके सिवा जो बच गया वो आ जाता है। समझ में आ रहा है? A11 लिखे तो इसके अनुसार से तो ये सारे एलिमेंट इसमें नहीं आना चाहिए और ये भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। कौन कौन बच गया, ये और ये दोनों, यानी कि क्या बच गया, A22 और A32, फिर बच गया A23 और A33, ये बच गया। अब देखिए दूसरा चीज, अभी तो R1 के अनुसार एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या R1 के सारे एलिमेंट को एक्सपेंड कर दें, सारे एलिमेंट के अनुसार नहीं किया, अभी एक ही एलिमेंट किया और दूसरा एलिमेंट पाते हैं। दूसरा एलिमेंट में कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो देखिए यदि मैं बीचों बीच खड़ा हो जाता हूँ तो मेरे बगल वाले से हमको कोई मतलब है, या इस बगल से मतलब है, नहीं मतलब, क्योंकि हम बीच में खड़े हैं। तो मेरे अनुसार तो एक तो ऐसे कर सकते हैं, सोच लीजिए ये पूरा हम खड़े हैं तो इसके नीचे मेरा पड़ोसी और ये मेरा हाथ वाला ये सामने वाला हो गया और एक नीचे वाला मेरा पड़ोसी बन जाता है। तो यहाँ पर जब हम इसके अनुसार चलेंगे तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, बोले थे आपको यदि इन दोनों का जोड़ का सम क्या आ जाए, विषम आ जाए, तो वहाँ पर चिन्ह किसका लीजिएगा, माइनस का। यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस। एक सिंपल बता रहे हैं तो किसके अनुसार कर रहे हैं, A21 के अनुसार। A21 के अनुसार जब करेंगे तो कौन सा एलिमेंट हटेगा, तब इसके सामने देखिए तो ये वाला आ गया, ये वाला आएगा ना, और इसके सामने में ये वाला, तो ये वाला भी खत्म, तो ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, तो कौन सा बच गया,
एक ये बच रहा है और एक ये, फिर ये और ये, यानी कि बच गया इसमें कौन कौन, A12 बच गया, A13 बच गया, फिर इधर क्या बच गया, A32 बच गया और फिर A33 बच गया। अब देखिए अगले टर्म पे आते हैं। अगला टर्म में A31 है। क्या A31 में इन दोनों को जोड़ने पर क्या आपको सम मिल रहा है? यदि सम मिल रहा है तो किसका चिन्ह लिखेंगे? प्लस का, सिंपल। अब इसको लिखिए, जब इसके अनुसार एक्सपेंड करेंगे तो इसके सामने में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होगा? कैंसिल आउट। तो कौन बच गया? यही बीच वाला। तो कौन कौन बच गया? A12 बच गया, A13 बच गया, दूसरा में बच गया A22 बच गया और फिर A23 बच गया। तो ये जो हमारा बना, ये R1 के अनुसार हमारा क्या होगा? एक्सपेंड हुआ। अब इसके अनुसार जब R1 के अनुसार इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ से भी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अभी हमको डिटरमिनेंट का वैल्यू ही देगा। तब इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए और देख लीजिए आपको एक प्रकार से जैसे अभी हम सारा रूल्स यहाँ पर बनाए थे, इतना बड़ा फॉर्मूला है, तो उसी प्रकार से इसका भी सॉल्व होता है। तो देख लीजिए कैसे करेंगे। A11 को तो लिखेंगे ऐसे ही, बट इसको आप मल्टीपल कीजिए। इसको और इसको मल्टीपल करेंगे कितना होगा? A22 इंटू में क्या आ जाएगा? A33 और अपोजिट यानी कि डायगोनल एंटी डायगोनल चलते हैं तो माइनस का चिन्ह लेंगे और इसको मल्टीपल कर लेंगे तो A23 और A32 ये वाला हो गया। फिर इसको चलते हैं माइनस करेंगे A21 और इसको मल्टीपल करेंगे पहले डायगोनल में तो क्या हो जाएगा? A12 इंटू में A33 ये वाला आएगा ना, फिर एंटी डायगोनल में माइनस हो जाएगा तो A13 और A32 ये भी हो गया। अब इसके पास आते हैं तो इसके पहले लिखे कहाँ थे? सॉरी, प्लस में इसके पहले कौन लिखाएंगे? A31। तो प्लस में क्या करेंगे? A31 आ गया और इसके साथ सॉल्व होगा ये। तो पहले इसके डायगोनल में तो A12 इंटू में A23 और माइनस में ये वाला साइन जाएगा तो क्या हो गया? A13 और फिर A22। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी आपको क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड। अब इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, जिसको मल्टीपल करेंगे सभी को, प्लस वाला के एक तरफ करेंगे, माइनस वाला के एक तरफ करेंगे, कर ही देते हैं, क्या बोलेंगे। तो सॉल्व जब करेंगे तो A11 A22 फिर A33 आ गया, फिर इसको इसके साथ में मल्टीपल होगा तो माइनस में क्या हो जाएगा? A11 A23 और A32 फिर माइनस से मल्टीपल माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? A21 फिर A12 फिर A33 फिर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस क्या हो जाएगा? A21 फिर इसके साथ तो A13 फिर A32 फिर इसके साथ करेंगे, प्लस करेंगे इसके साथ तो A31 और फिर आ गया A12 और A23 फिर इसके साथ ये मल्टीपल होगा तो माइनस करेंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? A31 और इसके साथ तो A13 और A22। अब इसमें जो प्लस वाला चिन्ह जिसके पहले उसको एक तरफ कर लेंगे, जो माइनस वाला है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो ये वाला आपको प्लस में दिख रहा है, लिखेंगे A11 A22 और A33 प्लस वाला एक आपको ये दिख रहा है, लिखेंगे प्लस करके A21 A13 और A32 फिर एक प्लस वाला ये हो गया तो प्लस करेंगे A31 A12 और फिर ये A23 तो आपको ये भी हो गया। अब देखिए, अब ये प्लस वाला पार्ट हम लिख लिए, अब बच गया कौन हमारा? माइनस वाला पार्ट। माइनस वाला पार्ट में कौन कौन बच गया? एक ये और एक ये लास्ट वाला। तो चिन्ह तब जब हम माइनस का चिन्ह कॉमन कर लेते हैं यहाँ से भी, यहाँ से और यहाँ से, तो इसके अंदर में जो भी लिखेंगे वो प्लस में आ जाएगा तो क्या बचेगा? A11 A23 फिर बच गया A32 ये हो गया। उसका ध्यान देखिए, यहाँ पर माइनस कॉमन आ चुका है तो प्लस होगा तो क्या लिखेंगे? A21 A12 फिर A33। अब इसमें भी ये इसके साथ ये माइनस वाला हो गया तो यहाँ से माइनस कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर फिर क्या होगा? प्लस का साइन। तो क्या बचेगा? A31 फिर बच गया A13 और A22। अब देखिए, इससे पहले जो हम फॉर्मूला ड्राइव किए थे सारा शुरू से, उसमें भी एक प्लस वाला पार्ट किए थे और उसमें भी एक माइनस वाला पार्ट किए, तो दोनों सिंपल सेम ही है। बट यदि हमको बिहार बोर्ड में यही क्वेश्चन 2 मार्क या 5 मार्क में आ सकता है, हो सकता है 5 मार्क में आ जाए, नहीं तो 2 मार्क में भी आता है, तो आप उसको किसी न किसी
रो या कॉलम के अनुसार एक्सपेंड करके ही बनाइएगा, क्योंकि वो सारा रूल जो होता है वो सिर्फ एक आपको क्या बोले कि मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान होता है, ठीक। क्योंकि सारा रूल का यूज हम वैसे जेईई मेन के क्वेश्चन में भी यूज करते हैं, उसमें आसान हो जाता है उसको सॉल्व करना। तो आपको ये सारा रूल, ये एक्सपेंड रूल समझ में आ गया होगा। तो R1 के अनुसार हम क्या है, आपको होमवर्क रह जाता है, आपको आप क्या कीजिएगा, R2 और R3 के अनुसार एक्सपेंड कीजिएगा। R2 और R3 में करना क्या आपको, सिंपल, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको R2 बोलते हैं, और ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इसको बोलेंगे R3। तो आप इसमें जब ये लीजिएगा तो पहले इस एलिमेंट को उठाइएगा, फिर इस एलिमेंट को, फिर इस एलिमेंट को, समझ में आ गया। फिर जब यदि आप R3 कीजिएगा तो पहले इस एलिमेंट को, फिर इसको और फिर इसको। यदि आप इसको उठाते हैं तो इसके सामने देखिएगा तो ये और ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो उसमें ये दोनों पार्ट नहीं आएगा, तो उसको फिर क्या कर लीजिएगा, बॉक्स के अंदर रख लीजिएगा। उस प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। पहले R1 तो हम निकालते हैं, इन्हीं के अनुसार आप R2 और R3 को एक्सपेंड कीजिएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं कुछ इसका रूल, जो रूल है उसको बताते हैं। रूल कुछ जो है डिटरमिनेंट का, वो सिंपल रूल है। वैसे उस क्वेश्चन का, उस रूल का यूज आपको डिटरमिनेंट के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में आता है, बट आपको सिंपल रूल आपको बोल ही देते हैं। रूल कुछ इस प्रकार का होता है कि जैसे कि हम आपको बोले थे इससे पहले भी, आप प्रॉपर्टी में ये लिख दीजिए, डिटरमिनेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट आप क्या बोल सकते हैं, स्टार मार्क के लिखिएगा कि ऑल एलिमेंट लिख देते हैं। तो हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख सकते हैं। यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या कॉलम का ऑल एलिमेंट्स, सभी नंबर ऑल एलिमेंट्स जीरो हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। क्या बोल सकते हैं, इफ एनी डिटरमिनेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम, एनी रो और कॉलम आर ऑल एलिमेंट्स इक्वल एंड 0, ऑल एलिमेंट्स क्या हो 0। यदि किसी एक डिटरमिनेंट दिया रहेगा, यदि उस डिटरमिनेंट में किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे एक एग्जांपल में बोल सकते हैं आपको, जैसे हम बोल सकते हैं 1 2 3 50 100 200 बोल सकते हैं, और अंत में हम बोल सकते हैं 0 0। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के। अब दूसरा स्टार मार्क लिखिएगा, यदि किसी डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यदि 2 रो या 2 कॉलम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसका उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा, आपको 0 आएगा। तो लिख सकते हैं यदि किसी डिटरमिनेंट के 2 रो या कॉलम के एलिमेंट्स बराबर हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे हम बोल सकते हैं इधर 50 100 200, इधर बोल सकते हैं 2 2 2 2 2 2,
देख रहे हैं दो रो में जो एलिमेंट्स है, इन दोनों रो में जो एलिमेंट्स है, ये सॉरी कॉलम बोल सकते हैं इसको, तो ये मान लीजिए C1 था, ये C2 बोल सकते हैं इसको, C3। C1 और C2 में जो एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स क्या है, बराबर है, ये 2 2 2 2 2 2, यानी कि किसी दो रो का हो सकता है, चाहे दो कॉलम का, दोनों रो या दो कॉलम का एलिमेंट्स क्या हो, बराबर हो, यानी कि एलिमेंट्स की संख्या नहीं, एलिमेंट्स 2 2 2 2 2 2 तो बराबर हो, तो इसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चाहे इसको आप किसके अनुसार कर सकते हैं, रो के अनुसार भी कर सकते हैं या तो कॉलम के अनुसार भी कर सकते हैं। अब एक पॉइंट और एक चीज और आपको यहाँ पर बता दें, यदि आप किसी डिटर्मिनेंट में, वो चीज़ तो सिंपल है, देख लीजिए, स्टार के लिए हुआ, जैसे कि मान लीजिए हम 2 से किसी डिटर्मिनेंट में मल्टीपल करते हैं, यदि किसी डिटर्मिनेंट में 2 से मल्टीपल करेंगे तो मैट्रिक्स में हम जब किसी नंबर से मल्टीपल करते थे वो सारे नंबर में क्या होता था, मल्टीपल होता था। बट डिटर्मिनेंट में यदि हम किसी नंबर से मल्टीपल करते हैं तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमको किस चीज़ से, यानी कि 2 से यदि इसमें मल्टीपल कर रहे हैं तो आपको इसमें सोचना पड़ेगा कि हम इस 2 से रो में मल्टीपल कर रहे हैं या कॉलम में, या किस रो में मल्टीपल कर रहे हैं। कहीं R1 में तो मल्टीपल नहीं करते हैं, कहीं R2 में तो नहीं मल्टीपल कर रहे हैं, कहीं R3 में तो मल्टीपल नहीं कर रहे हैं, या कहीं C1 में तो नहीं कर रहे हैं, कहीं C2 में तो नहीं कर रहे हैं, कहीं C3 में तो नहीं कर रहे हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस में मल्टीपल कर रहे हैं। इतना चीज ध्यान रखिएगा कि ये 2 से 4 आप तो R1 में मल्टीपल कर सकते हैं या R2 में कर सकते हैं या R3 में। ऐसा नहीं है कि आपको ये 2 सारे एलिमेंट में मल्टीपल होगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का कि जैसे 4A लिखा हुआ है, एक ऐसे लिखा हुआ है, हाँ एक ऐसे नहीं, क्वेश्चन ऐसे कुछ 2A लिखा हुआ है, 2 इंटू 2A का डिटर्मिनेंट बोल रहा है निकालने के लिए, और उसी में बोल रहा है प्रूव करने के लिए कि 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ हो सकता है इसी। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो 2A का मतलब कुछ और है और यहाँ पर 4 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ A का मतलब कुछ और है। यहाँ पर दोनों का मतलब कुछ अलग अलग होता है। क्यों कि इस 2 का मतलब इस A के साथ पूरा क्या है, मल्टीपल है। बट इस 4 का कहने का अर्थ ये है ये A के साथ क्या है, A के साथ मल्टीपल है। मतलब A का जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आ जाएगा उसके साथ 4 का मल्टीपल करना है। और यहाँ पर कह रहा है कि पहले आप उस जो आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा, यानी कि A कुछ दिया रहेगा, उसके साथ पहले आप 2 को मल्टीपल कीजिए और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। यहाँ पर कह रहा है पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालिए और उसके साथ 4 को मल्टीपल कीजिए, तब जो वैल्यू देगा वो दोनों बराबर है। ये पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो इस पर भी आपको यहाँ तक जितना हम आज बताए हैं, इस पे आप कम से कम एनसीईआरटी की जो पहला एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। वो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा उतना ज़्यादा हाई में क्वेश्चन है भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन है डिटरमिनेंट के। वो सिर्फ डिटरमिनेंट पे ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन आते नहीं। अब आपको एक चीज़ और बता ही देते हैं। अगला एक प्रॉपर्टी आता है, सिर्फ एक चीज़ पे आपको अगला चैप्टर है हमारा। क्या चैप्टर है कुछ कि उसमें बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे पहले क्लास 10th में ही पढ़े हैं और उससे पहले क्लास 10th तक ही वो शायद पढ़े होंगे, क्योंकि उसी में निर्देशांक ज्यामिति आता है। निर्देशांक ज्यामिति में ही हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब किसी का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहता है। तो क्योंकि वहाँ पर भी 3 पॉइंट दिया रहता है, उन तीनों पॉइंट से जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, कुछ एक पॉइंट यहाँ है, तो इन तीनों से जो एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। इन तीनों पॉइंट से त्रिभुज बन जाएगा ना, ये और ये हो गया। तो इन तीनों पॉइंट का जो कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा, यहाँ पर मान लेते हैं 2,3, ये हो गया 3,4 और इसको मान लेते हैं 5,-6, कुछ इस प्रकार से मान रहे हैं। तो ये हो गया त्रिभुज और इसका क्या बोलता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हमारा इस पर भी क्या कहते हैं 12th में एक चैप्टर है पूरा। उस चैप्टर एक्सरसाइज शायद मेरे ख्याल से 4.2 होगा, उसी में इस पर कुछ क्वेश्चन है। तो वो आसान ही है, क्योंकि इसका फॉर्मूला जब हम ड्राइव करते हैं तो वो आसान है। तो हम लोग जो वहाँ पर पढ़े थे क्लास 10th में, वहाँ पर इसका हमको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया था कि सर इतना बराबर इतना होता है और आप इसको नंबर को पुट कीजिए और इसका वैल्यू निकालिए। आपको कहा नहीं जाता है पुटिंग द फॉर्मूला और गेटिंग द रिजल्ट। मतलब फॉर्मूला को पुट कीजिए, यानी कि फॉर्मूला में कुछ नंबर को डालिए और वहाँ से आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो वो होता है सिंपल पुटिंग द फॉर्मूला और गेटिंग द रिजल्ट। तो आपको एक शायरी सुनाता हूँ, बहुत ही मोटिवेशनल शायरी है। कुछ इस प्रकार का है कि हौसला इतना बुलंद रखो, कि हौसला इतना बुलंद रखो कि हार को भी हराकर अपनी जीत का पैगाम दे दो। समझ में आया?
तो आइए बिना किसी देरी के आज इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे वहाँ पर डिटरमिनेंट का, जैसे कि हो जाएगा आपको वहाँ पर आयरन निकालने के लिए कोफैक्टर निकालने कुछ इस प्रकार का प्रॉपर्टी होगा, तो वो सिंपल प्रॉपर्टी होगा। अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा कुछ लंबा ही हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।